जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको तीसरा टेस्ट यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का कराएंगे। ये दृष्टि का है, आपका दृष्टि कोचिंग का यूपी पीसीएस का तीसरा टेस्ट है आज का। हमने आपको 4 से लेकर 11 टेस्ट करा चुके हैं, जो कि स्टार्ट के 2-3 छूट गए थे, तो उनको कंप्लीट करा रहे हैं। ये आपका तीसरा टेस्ट हिस्ट्री का है, प्लस करंट अफेयर मिक्स है इसमें कुछ क्वेश्चन। इस आप लोग हिस्ट्री तो पढ़े ही होंगे अच्छे से। हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग हेलो एग्जाम को शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे हम आपको क्लास अपलोड करेंगे वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो इससे आपको आसानी होगा क्लास लेने में। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बुर्ज होम एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो स्थित है, यानी कि बुर्ज होम इज अ प्री सेटलमेंट साइट व्हिच इज लोकेटेड इन। तो बुर्ज होम साइट कहाँ पर स्थित है आपका? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। कश्मीर में स्थित है, श्रीनगर जिले में। ये नवपाषाण कालीन स्थल है, जो कि समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर प्लेस्टोसिन झील स्तर के ऊपर स्थित है। बुर्ज होम 3000 से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक कृषि वास्तुकला अनुष्ठान प्रथाओं और प्रौद्योगिकी का विकास का प्रमाण करता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या हमारा? मैचिंग करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 को। तो देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है इसमें? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? दांती दुर्ग है। पाल का कौन थे? विजयालय। एंड चोल का, नहीं सॉरी, पाल का आपका कौन सा है? गोपाल है। ये गलत हो रहा है। तो आपका राष्ट्रकूट का कौन बताया हमने? दांती दुर्ग। वन का 2 और पाल का गोपाल हो गया। तो वन का आपका 2 किस में है? वन का 2 बी नंबर पे, तो सीधा सीधा मैच हो रहा है। वन का 2। उसके बाद आपका पाल का गोपाल है। पाल के संस्थापक कौन थे? पाल राजवंश का गोपाल हैं। एंड आपका और क्या हो जाएगा तीसरे नंबर पर? तीसरे नंबर चोल है। चोल का संस्थापक विजयालय है। एंड उसके बाद आपका चौहान का वासुदेव है। तो इस हिसाब से कौन सा सबसे हो जाएगा? वन का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो ऑप्शन कौन सा ही हो रहा है आपका? बी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में बृहद ऋण मेले का आयोजन किया है? क्या पूछ रहा है? बृहद ऋण मेले का आयोजन किया गया है। तो किस प्रदेश में किया गया है बृहद ऋण मेले का? आपके उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। जो इसका क्या है, 30 जून 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आयोजन का प्रोग्राम किया था। और ये आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसमें सभी 75 जिलों में किया गया है तथा कारीगरों एवं उद्यमियों को 16,000 करोड़ का ऋण का वितरण किया गया है इसमें। ये किस वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इसमें किया गया है। और इसको किसने किया? मुख्यमंत्री ने बृहद ऋण मेले का कार्यक्रम एमएसएमई विभाग के 100 दिन की कार्य योजना का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन आता है। हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या थे? तो हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2022 में क्या रैंक थे? इंडिया का रैंक थे इसमें आपका 87 थे। अगर इसमें टॉप कंट्री की बात करें तो टॉप में आपका जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया 2022 के सूचकांक में टॉप किए थे। और इसको लंदन स्थित हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ये कितने कंट्रियों के नंबर में है? 199 में। इंडिया का रैंक 87 है। अगला क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित डच स्थापित कारखानों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम अनुसार लगाना है। तो जो डच फैक्ट्री थे उनको क्या करना है? एक ऑर्डर में लगाना उनको। तो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपके मसूलीपट्टनम में लगा 1605 में। तो मसूलीपट्टनम हो जाएगा अब 1605 है। 2 नंबर। तो ये आपका पहले क्वेश्चन मिल जा रहा है, ए नंबर हो जाएगा इसमें। मसूलीपट्टनम आपको कब लगा? 1605 में। देन उसके बाद बिमलीपट्टनम, ये आपका 1641 में लगी है। फिर आपका कारिकाल
कराईकल में 1645 में और चिनसुरा में आपका 1653 में। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन सब ऑप्शन क्या दिया पहले, बम्बई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था। दूसरा क्या है, वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई। किसकी? कपास आपूर्ति संघ के। तो पहला इसका ऑप्शन गलत है, दूसरा पहला सही है, सॉरी पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला क्यों सही है? क्योंकि आपका 1820 के दशक में ही बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त किया गया था। ये क्या था आपका, मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्र में चले गए थे, जो कि खराब मृदा और कम ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में समस्या विशेष रूप से गंभीर थी। जब वर्षा नहीं होती थी तब क्या होता था, फसल खराब होती थी और किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था। और दूसरा जो गलत क्यों है, क्योंकि वर्ष 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1857 में ब्रिटेन में। और वर्ष 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 59 में। दूसरा गलत है, तो इस हिसाब से आप कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश द्वारा संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक योजना शुभारंभ की गई थे? कौन सा कह रहा है आपका संचारी रोग? तो क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल एंड दस्तक कैंपेन कब लॉन्च किया गया था आपका? ये आपका लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2022 को। कब लॉन्च किया गया? ये 1 जुलाई 2022 को ये लॉन्च किया गया था। ये आपका बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से कम्युनिकेशन डिसीज कंट्रोल एंड दस्तक कैंपेन को प्रारंभ किया गया था, क्योंकि वहीं पर ही उत्तर प्रदेश गोरखपुर से ही योगी जी आते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आपका, सॉरी। संचारी रोग नियंत्रण अभियान का आयोजन 1 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू एंड फाइलेरिया तथा चिकनगुनिया को फैलने से रोकने के लिए घर घर दस्तक यानी डोर टू डोर दस्तक कैंपेन 16 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग परिमाण। तो क्या कह रहा है, परिमाण क्या है, यानी कि किससे संबंधित है परिमाण आपका? ये आपका किससे संबंधित है? नेशनल कैपिटल रीजन से संबंधित है परिमाण। किससे संबंधित आपका? नेशनल कैपिटल रीजन से। परिमाण का फुल फॉर्म देख लेते हैं, पोर्टल फॉर एनालिटिकल रीजनल इंफॉर्मेशन एंड मैपिंग ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन। इसका फुल फॉर्म और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर के द्वारा हरदीप सिंह पुरी थे, जो कि आपके कौन थे? हरदीप सिंह पुरी, आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री। ये किस लिए था आपका? ये परिमाण बेहतर उप क्षेत्रीय और स्थानीय नियोजन की सुविधा के लिए एक मजबूती प्रणाली है और इसमें किसी इलाके का नक्शा, मार्ग की ऊंचाई संबंधी जानकारी प्रदान करता है। ये क्वेश्चन नंबर 9, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। जो दार्शनिक विषय फिलॉसफी किस बौद्ध ग्रंथ में था? तो ये आपका अभिधम्म पिटक में था, क्योंकि सुत्त पिटक में क्या थे? बुद्ध जी की टीचिंग्स थी। और आपके विनय पिटक में रूल्स एंड रेगुलेशन थे। और उन्हें अभिधम्म पिटक में आपका क्या था, जो कि फर्स्ट में टीचिंग थी, उन्हीं को फिलॉसफी के तौर में लिया गया था। जो फिलॉसफी लिखी गई थी उन्हीं के आधार पर, वो आपका क्या था? अभिधम्म पिटक में था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग मैचिंग का है। सेम क्वेश्चन ऊपर हो गया है, बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर बता दे रहे हैं। देवपाल ये किस साम्राज्य का शासक था? पाल का। दांती दुर्ग ये आपका, दांती दुर्ग किसका था आपका? ये राष्ट्रकूट का था। दांती दुर्ग राष्ट्रकूट हो गया। और आपका पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान है तो फेमस ही नाम है। देन उसके बाद भोज, ये राजा भोज प्रतिहार वंश के थे। तो इस हिसाब से आप जाएगा 1 का 2, बी का 3, 1 का 2, बी का 3 आपका बी नंबर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर है, लहुरा देव। लहुरा देव का प्राचीन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लहुरा देव आपका किस जिले से संबंधित? आपका ये संत कबीरनगर जिले से संबंधित है। इस स्थल में क्या है? चावल की खेती का शुरुआत का प्रमाण मिलता है। कब का लगभग है? 9000 से 7000 ईसा पूर्व में मानव गतिविधि चावल की खेती का शुरू का प्रमाण मिलता है इसमें। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? संत कबीर नगर। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। एमबीटी, एमबीटी के काल का जो शासन काल में जो काम हुआ है तो उनको क्या करना है? कालक्रम में संबंधित करना है। तो देखते हैं हम लोग, सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत, उसके बाद कराचिल अभियान, राजधानी का स्थानांतरण, द्वीप में कराधान। तो सबसे पहले इसमें क्या है आपका? द्वीप में कराधान किया गया था कब? 1326 में। फिर उसके बाद राजधानी का दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरण हुआ था। कहाँ से? दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया गया था, ट्रांसफर किया गया था। तो आपको क्या हो जाएगा? द्वीप 4 तो आपके इधर आ गया। इसके बाद क्या? राजधानी ट्रांसफर हुआ था। कहाँ से कहाँ हुआ था? दिल्ली से आपका देवगिरी। तो 4-3 यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी नंबर। और आपका सांकेतिक मुद्रा का चलन कब किया गया था? 1329 में। और कराचल अभियान 1330 में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया था? तो कहाँ किया गया था आपका? ये लखनऊ में किया गया था। ये किसका आयोजन? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस इसी दिन इंदिरा गांधी के प्रतिष्ठान पर उत्तर प्रदेश में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। और इसका जो कॉन्क्लेव का थीम था 3R था। 3R मतलब क्या था? रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूज। क्या था इसका थीम? रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूज। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, लखनऊ हो गया ऑप्शन इसमें आपका। डिजिटल लोक अदालत, क्वेश्चन क्या है आपका? डिजिटल लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो देखते हैं हम लोग, पहला ऑप्शन, डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत नालसा के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। तो देख लेते हैं इसमें आपका दोनों गलत है। क्यों दोनों गलत है? क्योंकि जो नालसा तत्कालीन अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंड टू इंड डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया था। किसने किया था? उदय उमेश ने। तो आप पहला ऑप्शन गलत हो जा रहा है। और इसमें दूसरे ऑप्शन की बात करें कि दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है? इसमें डिजिटल लोक अदालत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन से संचालित होती है। इसे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बढ़ते मामलों के लंबित को खत्म करने से शुरू किया गया था। कहाँ पर स्टार्ट किया था? सबसे पहले राजस्थान से। ये क्या दिया ऑप्शन? उत्तर प्रदेश। तो इसमें नाइदर वन नॉट टू हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? नाइदर वन नॉट टू। क्वेश्चन अगला देते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? आपका 15 का देखते हैं, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? किससे दिया है आपका? सेंट थॉम का युद्ध, देन उसके बाद आपका अम्बोर का युद्ध, वाणिवास का युद्ध, विदारा का युद्ध दिए हैं आपके ये। इसमें आपको देखना है। तो सेंट थॉम का युद्ध कब हुआ था आपका? ये आपका 1740 से 1748 तक चला था। कब चला था? 1740 से 1748 तक। तो पहले आपका सही हो रहा है। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का टाइम में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक के टाइम पर। जो कर्नाटक का युद्ध था प्रथम, मद्रास में सेंट थॉम युद्ध के रूप में जाना जाता है इसे। और ये पहला जो कि एक्सला चौपल के संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। और इसमें क्या है? अम्बोर का युद्ध। अम्बोर का युद्ध का आपका गलत है ये। फिर बाणीवास का युद्ध, ये आपका 1763 में हुआ था। और इसमें जो विदारा का युद्ध है, विदारा का युद्ध आपका 1757 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1757 में हुआ था विदारा का युद्ध। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? अम्बोर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किससे पूछा है? सहायक संधि। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। हैदराबाद का निजाम सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में शामिल हुआ था। इसमें आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में सहायक संधि पर शुरुआत की गई थी।
और 1798 में अंग्रेजों के साथ सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि पर साइन किए थे। हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश के अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में निम्नलिखित में से कौन विजेता बना है? तो कौन विजेता बना इसमें? आपका नीर नेहवाल विजेता बनी है। कौन बना है? 3 जुलाई 2022 को आगरा में नोएडा के नीर नेहवाल और चिराग शेट्टी विजय शर्मा मेमोरियल यूपी ईस्ट जोन सिलेक्शन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंडर 19 पुरुष एकल वर्ग में चैंपियन बने थे। कौन हो जाएगा ऑप्शन इसमें? नीर नेहवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में डॉक्टर इनामुल हाल ही में डॉक्टर इनामुल हक का निधन हुआ, वो संबंधित थे, यानी कि इनामुल हक किससे संबंधित थे, किस कंट्री से? तो आपके किससे संबंधित थे? बांग्लादेश से। इनामुल हक कहाँ के थे आपके? बांग्लादेश के। बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर इनामुल हक का जुलाई 2022 में निधन हुआ था और वर्ष 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। किससे किया गया सम्मानित? पद्मश्री से। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैन धर्म में देखते हैं कौन सा कथन सही है। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है। क्या कह रहा? प्रत्येक तत्व भौतिक तथा आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है। दूसरा क्या है? ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। क्या है इसमें? ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। ये भी सही है आपका कि ऋषभदेव क्या थे इसमें? आपके प्रथम तीर्थंकर थे। और ये आपका जैन धर्म का जो फिलॉसफी है वो भी आपका क्या है इसमें? भौतिक और आध्यात्मिक का संयोजन है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। दोनों इसमें आपका ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि भौतिक कारक नाशवान है और आध्यात्मिक कारक बाहरी और लगातार खुद को विकसित कर रहा है। ये फिलॉसफी क्या किसकी थी? जैन धर्म के थे। और जो आपके बौद्ध धर्म के क्या है, प्रथम तीर्थंकर के बारे में पूछा तो कौन थे? ऋषभदेव थे। और इन्हीं को भी आदिनाथ भी कहा जाता था। और लास्ट आपके वो कौन थे? भगवान महावीर थे। और जो जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। मध्यकालीन भारत में नाद गौदा शब्द संदर्भित है। क्या पूछ रहा है? नाद गौदा किससे संबंधित है? तो देखते हैं हम लोग किससे संबंधित है ये आपके राजस्व अधिकारी से संबंधित है। रेवेन्यू ऑफिसर होते थे कौन? नाद गौदा आपके कौन होते थे? ये रेवेन्यू ऑफिसर होते थे। ये राष्ट्रकूट साम्राज्य में राजस्व अधिकारी नाद गौदा या देश ग्रामकूट कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। आहार बानस संस्कृत का संबंध था। आहार बानस पूछ रहा है किससे संबंधित था? ये राजस्थान से संबंधित था आपका। क्या? आहार बानस राजस्थान के कल्चर से संबंधित है ये, जिसे बानस संस्कृत के रूप में भी जाना जाता है। भारत में दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य की आहार नदी के तट पर ये ताम्र पाषाणकालीन पुरातात्विक संस्कृति है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर देखते हैं। सैयद वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम लगाना है। तो सैयद वंश में कौन कौन से राजा हुए थे, उन्हीं को क्या करना हमको? ऑर्डर में लगाना है। तो आपके सैयद वंश के संस्थापक कौन था? खिज्र खान था। तो आप ऑप्शन नंबर 3। देन उसके बाद जो शासक बना मुबारक शाह, देन मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, देन मोहम्मद शाह, देन आलम शाह। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? आपका खिज्र खां, फिर क्या है आपका? मुबारक शाह, फिर आलम शाह, देन मोहम्मद शाह। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया है। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि जो इसे 4 जुलाई 2022 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था आपका? ये उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन यानी मैनेजमेंट विभाग द्वारा जारी किया गया था ये, इसलिए आपका ये दूसरा ऑप्शन गलत है। डिपार्टमेंट ऑफ
प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और इसमें जो उत्तर प्रदेश के कौन से श्रेणी में लाया गया था, लीडर श्रेणी में। ऑप्शन पहला सही है और दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर पर। 68वें राष्ट्रीय फिल्म फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किससे पूछ रहा है आपका फिल्म पुरस्कार। आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसमें पूछा, गलत पूछा है, कौन सही नहीं है। ये बात ध्यान रखिए, कुछ क्वेश्चन में इस हिसाब से क्वेश्चन गलती हो जाती है धीरे धीरे, छोटा छोटा चीज़ देखने में। तो दादा साहेब को फाल्के आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये सही है आपका। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जीता है, ये आपका गलत है। कौन सा ऑप्शन ये आपका बी नंबर आपका गलत है। सूर्य ने अपनी फिल्म सोराराई पोटारो के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, ये आपका सही है। एंड मनोज मुंसरी ने हिंदी फिल्म साइना के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है आपका बी नंबर। बी नंबर आपका इसमें ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्योंकि जो मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा दिया गया है, यानी पुरस्कार मिला, किसको मिला आपको, एमपी को। निम्नलिखित में से कौन मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य थे। मुगल प्रांत के कौन कौन से उत्तराधिकारी राज्य थे, तो कौन कौन से थे इसमें, अवध था, बंगाल था एंड हैदराबाद था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, अवध, बंगाल, हैदराबाद। 1 2 3 1 2 3 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, आपका क्वेश्चन नंबर 26। 1856 के एकमुश्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समरी सेटलमेंट ऑफ 1856, समरी सेटलमेंट था, उसके संदर्भ में आपका क्वेश्चन पूछा है। इसमें कौन सा कथन, ये पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी। क्या कह रहा है, ये पहले ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी, इसका उद्देश्य तालुकदारों का विस्थापन था। जिसमें आप क्या है, दोनों ऑप्शन सही हैं। कौन सा, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। वर्ष 1856 में जारी पहली लगान बंदोबस्त प्रणाली है, जो कि एकमुश्त बंदोबस्त इसे मानता पर आधारित था। ये क्या कहता है, तालुकदार बिचौलियों के थे जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था, उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 27 नंबर पर। वन महोत्सव अभियान उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया था। वन क्या पूछ रहा है, वन महोत्सव। वन महोत्सव कहाँ से शुरू किया गया था आपका, ये चित्रकूट जिले से। 5 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट जिले से हरिशंकरी के पौधे रोपकर वन महोत्सव अभियान की शुरुआत की थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती और बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा, और जो कि 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या पूछ रहा है, सही है। किससे पूछ रहा है आपका ये, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022। तो देखते हैं, वर्ष 2025 के दौरान भारत द्वारा विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान है। यह अनुमान है कि 10 देशों से वर्ष 2010 और वर्ष 2021 के मध्य कुल 1 मिलियन से अधिक प्रवासियों का बहिर्गमन हुआ है। क्या है, माइग्रेंट हुआ है। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है, क्योंकि जो आपका चीन को पीछे कर चुका है, चीन को पीछे करना आज ही के डेट पर चीन को पीछे कर चुका है, जो कहा था पॉपुलेशन में। आज कौन सी डेट है, आज आपकी 19 अप्रैल है। 2023 को ही आपको इंडिया आगे निकल चुका है चीन को पीछे छोड़ के पॉपुलेशन में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपको कौन सही हो जाएगा, केवल अब केवल सी नंबर इसमें सही हो जाएगा, केवल इसमें आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। पहली बौद्ध संगीत राजगीर में सप्त पंडी गुफा में आयोजित किए गए थे। महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थे। और इसमें का पहला ऑप्शन मिसप्रिंट है, दिया नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। अगर बात किया जाए तो पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, आपकी राजगीर में हुई थी।
दूसरा वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी आपकी कुंडलिनी कश्मीर में हुई थी, जम्मू कश्मीर में। और जो पहले बिछड़ी बनी थी महिला वो महाप्रजापति गौतमी बनी थी, यानी कि गौतम बुद्ध की केयरटेकर माँ बनी थी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 30 नंबर पर, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसमें पूछा है? चोल साम्राज्य। तो आप देखते हैं, विजया चोल चोल वंश के संस्थापक थे। ऊपर एक क्वेश्चन मिला था आपको, गंगईकोंड चोल। गंगईकोंड चोल शब्द का अर्थ है राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की। इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग करना है सूची 1 को सूची 2 से। हड़प्पा साइड दिया हुआ है और साइड दी हुई है और रिवर दिया है कि कौन सी साइड किस रिवर के पास है। देखते हैं आपका हड़प्पा आपका जो हड़प्पा साइट है रावी नदी के किनारे है। फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी, यानी कि 1 का 2, 2 का 1। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जा रहा। भगवानपुर सरस्वती और सुतकेंद्रोर आपका दासक नदी, तो इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 आते हैं, दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किससे पूछ रहा है? दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दिल्ली प्रशासन का सबसे शक्तिशाली पद नायब था, सही है। इसमें दिल्ली का सबसे शक्तिशाली कौन सा पद था? नायब था। बलबन द्वारा दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की गई थे। तो जो बलबन द्वारा ये क्या किया गया थे? दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की गई थी। इसके लिए मंगोलों से सुरक्षित के प्रदान करने के लिए पहले से ही बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? क्या पूछ रहा है? यूनिक रिवर आर्ट गैलरी कहाँ पर बनाई जाएगी? तो ये अब कहाँ पर बनाई जाएगी? ये प्रयागराज में बनाई जाएगी। कहाँ पर बनाई जाएगी? प्रयागराज में बनाई जाएगी। ये 8 जुलाई 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक ने बताया कि एफिल टावर की तर्ज पर प्रयागराज में गंगा किनारे रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी और पर्यटक अखाड़ों, शंकराचार्य और नागा सन्यासियों के चित्रों और उनकी भक्ति और साधना का भी परिचित हो सकेगा इसमें से। अगला क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो किस कंपनी पर किया है? ये डेलॉयट इंडिया से हस्ताक्षर किया है। कैसे किया है आपके? ये डेलॉयट इंडिया से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बनाने के लक्ष्य पर ही इस कंपनी के साथ क्या किया गया है? सिग्नेचर हस्ताक्षर किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 35 नंबर पर, वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किससे पूछा है? इलाहाबाद की संधि पर। नवाब सुजाउद्दौला ने कंपनी के युद्ध क्षतिपूर्ति रूप 80 लाख देने पर सहमति व्यक्त की। नवाब सुजाउद्दौला बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार देने के लिए सहमत हो गए। शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में बर्मा में रहने के लिए सहमत हो गए थे। ये क्या कह रहा है? नवाब सुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा को सम्राट शाह आलम द्वितीय के सौंपने पर सहमति व्यक्त किए थे। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? इसमें डी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि नवाब सुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा को शाह आलम को देने के लिए तैयार हो गए थे और इसमें 80 लाख नहीं 50 लाख रुपए दिए गए थे। और ये भी आपका दूसरा नंबर भी सही है। नवाब सिराजुद्दौला ने बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार देने के लिए सहमत हो गया था। तो इस हिसाब से ऑप्शन 2 एंड 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, आधुनिक भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इससे पूछ रहा है आधुनिक भारत के संदर्भ में। तो शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी। उसके बाद क्या पूछ रहा है? वर्ष 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद का शिमला में स्थानांतरण कर दिया। जो शिमला की स्थापना यानी कि शिमला की स्थापना कब हुई थी? ये गोरखा युद्ध के दौरान ही हुई थी। एंड 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद का शिमला में स्थानांतरण किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन भी सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है? तो
भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कौन सा है? इसमें आपका लुलु मॉल है। ये भी कुछ दिन पहले ही न्यूज में था। ज़्यादा दिन नहीं हुए, आपके लखनऊ में है आपका। 10 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में भारत के सबसे बड़े लुलु मॉल शॉपिंग का उद्घाटन भी किया था। और इसका निर्माण 2000 करोड़ के लागत से किया गया है। कितने करोड़ से किया गया? ये 2000 करोड़ से। और यह अंतर्राष्ट्रीय मानक और सुविधाएं मुहैया यहाँ पर कराई जाएंगे। ये लुलु ग्रुप का 5वां शॉपिंग मॉल है, जो कि कंपनी प्रयागराज और वाराणसी में भी शॉपिंग मॉल पर कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। हाल ही में कनंगहल्ली स्थल खबरों में था। क्या पूछ रहा है? कनंगहल्ली किसमें था? न्यूज में था। ये कहाँ से है, यानी कि आपका किस स्टेट से? तो कहाँ से है? आपका कर्नाटक स्टेट से है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में कनागहल्ली के पास भीमा नदी तट पर प्राचीन बौद्ध स्थल का संरक्षण करेगा, इसलिए यहाँ पर वो न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 39 आते हैं। स्तूप एक संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? स्तूप के बारे में पूछ रहा है। इनकी उत्पत्ति एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई, जिसे बाद में अंडा कहा गया। सही है, सही बात है ये। आपका अर्धगोलाकार टीले के रूप में है, जिसे बाद में अंडा कहा गया। स्तूप की रेलिंग और स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों में इसके निर्माण हेतु किए गए दान को अंकित किया गया है। तो ये भी ऑप्शन सही है। जो दान किए जाते थे वो कहाँ पर किए जाते, लिख दिए जाते थे इसमें आपके जो गेट लगते थे वहीं पर अंकित कर दिया जाता था इसको। इसमें आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कौन था गुलाम वंश का संस्थापक आपका? तो गुलाम वंश का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगर रियल संस्थापक की बात किया जाए तो उसका इल्तुतमिश था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है? किसका पूछ रहा है इसमें? पूर्वी स्थल पूछ रहा है सिंधु घाटी का। तो इसमें सिंधु घाटी कौन सा पूर्वी स्थल हो जाएगा आपका? आलमगीर। कौन सा हो जाएगा आपका? आलमगीर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक FST द्वारा लाए गए 1300 संस्कृत पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद किसने किया? जो 1300 संस्कृत पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद के बारे में पूछ रहा है। किसने किया था इसको? इसको किया था अरुजुद्दीन खान ने किया था इसको ट्रांसलेट फारसी में। फिरोज शाह तुगलक एक तुगलक वंश का शासक था। इसने खान जहां मकबूल, जो कि एक तेलुगु ब्राह्मण था, को वजीर के रूप में नियुक्त किया था। वजीर ने सुल्तान को उसके प्रशासन में मदद की और अवधि के दौरान सल्तनत की प्रतिष्ठा को भी बनाए रखा। और इसने सुल्तान ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से 1300 संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया और अरुजुद्दीन खान दलाइल ए फिरोज शाही द्वारा उनकी फारसी में अनुवाद कराया था। अगला क्वेश्चन आते हैं 43 पर। निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजन देश का पहला रेलवे डिवीजन बन गया है, जहां संचालित मेले एक्सप्रेस ट्रेन की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है? कौन सा डिवीजन है ये? प्रयागराज डिवीजन है। कौन सा डिवीजन है ये? प्रयागराज डिवीजन आपका ये। नॉर्थ सेंट्रल रीजन प्रयागराज डिवीजन का देश का पहला ऐसा डिवीजन बन गया है जहां पर 338 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 272 की अधिकतम स्पीड अब 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। यह आंकड़ा किसने दिया था? भारतीय रेल के सभी 68 रेल डिवीजनों में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 का प्राप्तकर्ता कौन है? क्या है? ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 किससे मिला है? तो किससे मिला है इसको? कौशिक राजशेखर को दिया गया है। कौशिक राजशेखर को। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना हमको? कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्या दिया? सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालभाई की संधि एंड बेसिन की संधि। तो सूरत की संधि की बात की जाए तो सूरत की संधि आपके 1775 में हुई थी। कब हुई थी? आपके 1775 में हुई थी सूरत की संधि।
और उसके बाद पुरंदर की संधि आपके 1776 में हुई थी। सालबाई की संधि आपके 1782 में हुई थी। ये सभी क्या थे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुआ था। तो हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, सूरत हो जाएगा, फिर पुरंदर हो जाएगा, फिर सालबाई हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 देन 4 बेसिन की संधि। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ये आपका, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 46 नंबर में। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें क्या है, बारदौली में किसान आंदोलन, कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें आपका 1928 में बारदौली में किसान आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, 1928 में। और इसको लीड किसने किया था, सरदार पटेल ने किया था। किसने किया था आपको, सरदार पटेल ने किया था। और यहीं के पटेल को सरदार की उपाधि महिला के द्वारा दी गई थी। और आपका गांधी इरविन समझौता ये 1931 के मार्च में हुआ था। आपका 1 हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में। तो आपका बारदौली हो गया। और कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा 1939 में हुआ था। तो हो जाएगा 1। देन उसके बाद आपका गांधी इरविन समझौता, 1 के बाद 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 3 4 2। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था। तो उत्तर प्रदेश का स्थान आपका इसमें 7वां था। कौन था इसमें, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में आपका भारत जो उत्तर प्रदेश के रैंक थे 7वें रैंक थे। इस 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 7वां स्थान था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, विश्व मार्च एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में भगवानी देवी ने किस श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। कौन थी ये भगवानी देवी, पूछ रहा है स्वर्ण पदक जीते हैं किस फील्ड में, आपको स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 100 मीटर स्प्रिंट में, 100 मीटर स्प्रिंट में आपकी ये भगवानी देवी गोल्ड मेडल जीती हैं। ये 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड के टाम्परे में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में 100 मीटर स्प्रिंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने स्वर्ण जीतने के लिए 24.74 सेकंड में 100 मीटर दौड़ लगाई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 49 नंबर, प्राचीन भारत में विवाह नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किससे पूछा है, विवाह के संबंध में। तो गोत्र प्रणाली विवाह में सगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए थे। क्या कह रहा है, गोत्र प्रणाली विवाह में सगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए था। धर्मशास्त्रों में वर्तित नियम समाज के सभी वर्गों पर बाध्यकारी थे। तो आपके ये दोनों गलत हैं, क्योंकि अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। अब गोत्र प्रणाली के नियमों के द्वारा इसे सुनिश्चित किया गया है। और जो दूसरा गलत है उसका क्या कारण है, समाज के कुछ वर्ग जो ब्राह्मणवादी मानदंडों के खिलाफ थे इन नियमों को पालन नहीं करते थे। तो इस हिसाब से दूसरा पे गलत हो रहा था। इस हिसाब से आप कौन सा हो जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2। 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर क्या करना है, मैचिंग करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक में ऑफिसर दिया हुआ है, दूसरा किससे संबंधित है। सराय अदल ये किससे संबंधित था आपका, ये कपड़ा और किराना बाजार से संबंधित था। शाहिना ए मंडी, शाहिना मंडी आपका मंडी बाजार हो गया, तो मंडी आज भी चलती है। बरीद खुफिया अधिकारी थे। मुनिया ये आपका कुछ या सोचते, यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा सीधा सीधा इसका। तो सी नंबर आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर 51 में आते हैं। 51 भी मैचिंग करना आपका, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। आलमगीर ये कहाँ पर है, अभी पीछे बताया हमने जस्ट, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। फिर बड़ा गांव कहाँ पर आपका, ये सहारनपुर। जो आलमगीर है आपको उत्तर प्रदेश, बड़ा गांव साइट आपका कहाँ पर है, सहारनपुर। सनौली आपकी ये बागपत में है। कहाँ पर है, बागपत में। कालपी आपका जालौन में, जालौन।
तो 1324, 1324 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 52, निम्नलिखित में से किस शासक के शिलालेखों पर गजेब गजेबते कारा की उपाधि है? क्या कह रहा है? गजेबते कारा की उपाधि है किस शासक के में है ये आपके देवराव द्वितीय। कौन था? देवराव द्वितीय ने गजेबते तारा की उपाधि धारण की थी। और अगर विजयनगर संस्थापक की बात की गई, किस किस राज्य के संस्था वो थे? ये विजयनगर के थे देवराव। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, ये जो कि काकतीय के सामंत थे लोग। कौन थे? काकतीय के सामंत थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं? यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का कौन लाभ इसका प्राप्त कर सकता है? तो इसको कौन कर सकता है? स्टेट के एम्प्लॉय, राज्य के सभी कर्मचारी लाभ उठा सकते हैं इसका। यह योजना उत्तर प्रदेश का पहला, यानी कि यह योजना लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 54 नंबर पर। 44वें शतरंज ओलंपियाड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा पूछ रहा? 44वां शतरंज ओलंपियाड के बारे में क्वेश्चन पूछा आपको ये। तो 44वां शतरंज ओलंपियाड उड़ीसा में आयोजित किया गया था। ये उड़ीसा में नहीं हुआ था आपका, ये गलत है आपका। ये आपका तमिलनाडु में, चेन्नई में किया गया था। चेन्नई शहर में तमिलनाडु में किया गया था। यह भारत में पहली बार एशिया में 30 वर्ष के बाद आयोजित किया गया था। यह ऑप्शन आपका सही है। भारत में पहली बार और एशिया में 30 वर्ष के बाद हुआ है। ठीक है। अगर महिला वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपका गलत है। महिला वर्ग में यूक्रेन ने स्वर्ण पदक जीता है। FIDI ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड मसाल की स्थापना की है। ये भी ऑप्शन सही है। आपका 2 और 4 सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? 2 और 4, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संस्था FID ने 44वें शतरंज ओलंपियाड में पहली बार शतरंज ओलंपियाड मसाल की स्थापना की है। और ये कब हुआ था? ये आपको 29 जुलाई से 9 अगस्त के बीच 2022 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 में। 55 क्या है? स्टेट दिया है और सब्सिडरी अलायंस कब साइन किए थे? इसमें पूछा कौन सही नहीं है। तो मैसूर का रहा है 1799 में। तो ये आपका सही है। मैसूर ने कब संधि साइन की थी? 1799 में। तंजौर कब साइन किया था? ये तंजौर भी आपका 1799 में ही अक्टूबर में साइन किया था। अवध 1801 में। जोधपुर आपका 1818 में। और सब ऑप्शन सही है, केवल आपका बी नंबर आपका गलत दिया है। कौन सा? बी नंबर आपका गलत दिया है। अगर और बात किया जाए सहायक संघ के कौन कौन साइन किए थे, तो हैदराबाद ने 1798 में, फिर मैसूर 1799 में आपका, तंजौर भी 1799 में, अवध आपका 1801 में, और उसके बाद जोधपुर 1818 में, और सिंधिया आपके 1804 में साइन किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56, मालाबार विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है? मालाबार वर्ष 1921 का मालाबार विद्रोह ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला मुस्लिम काश्तकारों का विद्रोह था। क्या आपके सही है ऑप्शन? जो मालाबार विद्रोह मोपला मुस्लिम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोपला। इसको मोपला विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मालाबार विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया गया है। ये आपका गलत है, क्योंकि इसे किसान विद्रोह के रूप में वर्णित किया गया है। दूसरा गलत है, पहला सही है। इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 57 नंबर। पायोट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है? पायोट। तो देखते हैं इसमें पायोट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की एक पहल है। यानी क्या कर रहा है? ये IIT दिल्ली की
पाल है। दूसरा क्या है, यह किसी व्यक्ति में कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को भविष्यवाणी कर सकता है। इसको आईआईटी मद्रास द्वारा क्या किया गया था, ये इनिशिएट किया गया था, तो पहले गलत है। दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही, बिल्कुल सही है कि पायोट किसी व्यक्ति में कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन की भविष्यवाणी कर सकता है। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर, क्योंकि दूसरा सही है, पहला मद्रास ने इसके पाल गया था। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किसने लॉन्च किया, तो बुलियन एक्सचेंज किसने लॉन्च किया इसमें, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये गांधीनगर गुजरात से लॉन्च किया गया था। कौन लॉन्च किया था ये, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। बौद्ध और जैन ग्रंथम निम्नलिखित में से कौन महाजनपद का उल्लेख है, यानी कि दोनों ग्रंथों में किस किस जनपदों का उल्लेख है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से महाजनपदों का उल्लेख है इसमें। तो मल्ल का है, कंबोज का है एंड सूरसेन का है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका, डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मल्ल, कंबोज एंड सूरसेन। टोटल बौद्ध में कितने बताए गए थे, 16 महाजनपद के बारे में बताया गया था, जिसमें आपका काशी हो गया, कुरु, कौशल, पांचाल, अंग, मत्स्य, मगध, सूरसेन, बज्जी, अस्मक, मल्ल, फिर अवंती, चेदी, गंधार, वत्स, कंबोज। और दोनों का जो बौद्ध और जैन धर्म में कौन कौन से सेम थे, कुरु था, सूरसेन, अवंती एंड कंबोज। इसमें ऑप्शन कौन सही हो रहा है आपका, डी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है। अगला देखते हैं 60 नंबर पर, निम्नलिखित मध्यकालीन साम्राज्य पर विचार कीजिए और उन्हें उनके गठन के संदर्भ में कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। क्या करना, उनको कालक्रम के अनुसार लगाना है। मामलुक वंश, इसको गुलाम वंश भी कहते हैं, फिर खिलजी, सैयद एंड तुगलक। ये आपका गुलाम वंश है, फिर उसके बाद खिलजी वंश है, देन तुगलक है, देन सैयद है, देन लोधी वंश है। तो इस हिसाब से आपका 1 2 4 1 2 4 एंड 3 बी नंबर आपका सही हो जाएगा। गुलाम वंश का टाइम पीरियड बात की जाए तो 1206 से 1290 था, और खिलजी वंश 1290 से 1320 था, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी था, और सैयद वंश 1414 से 1421 तक था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चांद उतारों की खोज एनजी मजूमदार ने की थी, रंगपुर पंजाब में स्थित है। क्या कह रहा है, रंगपुर पंजाब में स्थित है। मोहनजोदाड़ो की व्याख्या मृतकों के टीले के रूप में की गई है। राखीगढ़ी स्थल की खोज 1969 में हुए थे। इसमें आपके 1 3 एंड 4 सही हैं। कौन कौन सही हैं, 1 3 एंड 4 सही हैं। क्यों, क्योंकि आपका रंगपुर कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है, सौराष्ट्र कच्छ में। कहाँ पर, गुजरात में। तो दूसरा गलत है, वो सब सही है। चांदोरा खोज एनजी मजूमदार ने की थी, और मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। राखीगढ़ी आपका कहाँ पर, हरियाणा में है, हिसार जिले में, और इसकी खोज 1969 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 62, अभिकथन नकार दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अवधि के दौरान कई बाजार सुरक्षा प्रस्तुत किए थे। क्या कह रहा है, कई बाजार सुरक्षा प्रस्तुत किए थे। उसे बड़ी स्थायी सेना बनाए रखने की आवश्यकता थी। दोनों ऑप्शन सही हैं कि बड़ी स्थायी सेना बनाए रखने के लिए ही उसने बाजार सुधार प्रस्तुत किया था, क्योंकि मंगोलों से तत्पर रहने के लिए ये बनाया था उसने। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात को बढ़ावा दे रही है। क्या कह रहा है, किस लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए निर्यात को बढ़ावा दे रहा है, तो किस लक्ष्य को, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने के लिए आयात और निर्यात का बढ़ावा दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गोवा में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य उत्सव का आयोजन किया है। किसका, उज्ज्वल भारत और उज्ज्वल भविष्य, तो किसके द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा किया गया था, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है।
ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा आनंद मठ लिखा गया है। और आनंद मठ से ही क्या लिया गया आपका, एक आनंद मठ है आपका सन्यासी विद्रोह पर आधारित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा एक अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें ही सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वो भारतीय वैदिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। दूसरा क्या है, इनकी पहली प्रकाशित जीवन चरित्र थी। इन्होंने महिलाओं की मुक्ति की दिशा में कार्य किया। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। तो इसमें 3-4 सही है, क्योंकि महिलाओं की दिशा में बहुत कार्य किए थे और इन्हें बौद्धिक सुधार का आंदोलन भी कहा जाता है ब्रह्म समाज को। 3-4 सही हो जाएगा। कौन सा है, 3-4 सही है। जो कि राजा राम मोहन राय पश्चिमी आधुनिक विचार से बहुत अधिक प्रभावित थे। किससे थे, पश्चिमी आधुनिक विचार से सहमति थे उनके। और जो इनकी 1803 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली प्रकाशित कृत क्या थी, तोहफत उल मुआउद्दीन एक उस्सरवाद का उपहार था। अगला क्वेश्चन आते हैं 67 पर, 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने की स्वीकृति दी है। किसको, यूरो को। तो किस कंट्री ने दी है, क्रोएशिया ने दी है। क्रोएशिया ने 1 जनवरी 2023 को यूरोपियन यूनियन ने क्रोएशिया कुना की जगह यूरो एकल मुद्रा को अपनाने के लिए क्रोएशिया को अंतिम मंजूरी दे दी है। 68 में आते हैं, वर्ष 2021-22 में कृषि जनगणना का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, यानी किया गया है। 21-22 में जो कृषि जनगणना हुई है उसका कौन सा संस्करण था ये, तो कौन सा संस्करण था ये, 11वां संस्करण था आपका ये। 11वां संस्करण 2021-22 जुलाई 2022 में शुरू की गई थी। ये कृषि गणना हर 5 वर्ष में की जाती है। और 1970-71 में केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्रालय एक कृषि जनगणना योजना लागू की गई थी, जो कि आपका 10वां संस्करण 2015-16 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं। 69, प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तमिल महाकाव्य शिलप्पा आदिकारम सत्यनार द्वारा रचित था। दूसरा क्या कह रहा है, पुराणों में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया में सम्मिलित देवताओं के बारे में ही वर्णन है। तो दोनों इसमें आपके कथन गलत हैं। क्यों, क्योंकि जो प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पा आदिकारम की रचना इलंगो आदिंगल नामक कवि ने की थे। और पुराणों में केवल सृष्टि के बारे में नहीं और चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। उसमें विष्णु शिव दुर्गा पार्वती जी सभी देवताओं की कहानियों के बारे में भी बताया गया है। तो नाइदर वन नॉट टू सही हो जाएगा इसमें, नाइदर वन नॉट टू। निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी उपनाम अपनाया। तो गुलरुखी नाम किसने अपनाया था, ये सिकंदर लोधी ने गुलरुखी नाम अपनाया था। और सिकंदर का टाइम पीरियड क्या था, 1489 से 1517 तक। और इसे ने गजे सिकंदरी सबसे पहले लागू किया था। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किस मंडल में उल्लेख है इसका, 3रे मंडल में उल्लेख है। और ये विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था। आपका 9वां मंडल सोमदेव के लिए पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 72 आते हैं, क्या करना है इसको, 2 सही सम्मिलित है, उसमें देखना है कौन कौन सा सही सम्मिलित है। किताबुल रहला ये किसने लिखा है, यानी रहला किसने लिखा है, रहला आपका इब्न बतूता ने लिखा है, सही दिया हुआ है। फिर तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है, दूसरा गलत आपका। शाहनामा ये फिरदौसी ने लिखा है, ये भी सही है, यानी 1-3 आपका सही हो जाएगा। तो 1-3 किस में दिया है, ए नंबर में दिया है। तहकीके हिंद ये अल-बर्नी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, अल-बर्नी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने किलो को विकसित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। कितने साइट्स को निर्णय लिया है, 31 साइट्स को डेवलप करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन आता है 74 नंबर पर,
भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत के 14वें राष्ट्रपति और पहले आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा को कुल मत 64.03% से जीतकर हराया है। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि जो द्रौपदी मुर्मू जी ये 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। 16वां चुनाव हुआ था और 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। इसमें आपका ओनली सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैचिंग करना है। क्या करना है? मैचिंग करना है। तो कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में हुआ था, सही है। इसमें कोल विद्रोह कब हुआ था आपका? ये 1831 में हुआ था, तो 1 हो जाएगा। खरवार विद्रोह आपका 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में हुआ था। फिर उसके बाद संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। एंड चुआर विद्रोह आपका 1776 में हुआ था। तो कौन सा हो जाएगा आपका? 1, 3, 2, 4 हो जाएगा ऑप्शन इसमें आपका सही। सामाजिक धार्मिक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं हम लोग। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास द्वारा की गई थी। सतनामी आंदोलन ये क्या था? एक घासीदास द्वारा की गई थी। इन्होंने चमड़े काम में संलग्न लोगों को सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए एक आंदोलन शुरुआत की थी। पहला ऑप्शन सही है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि किसने किया था, ये याद रखिएगा आप लोग। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, भारत के निम्नलिखित कौन से 2 स्थल 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में सम्मिलित हैं? तो कौन से 2 शामिल इसमें? केरल और अहमदाबाद सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में आपके शामिल हैं आपके। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 78 नंबर आते हैं हम लोग। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस अधिनियम के तहत केवल विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह तक का गर्भ समाप्त किया जा सकता है। भ्रूण असमानताओं के मामले में 14 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक है। तो यह ऑप्शन सही है। फिर क्या कर रहा है? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सप्ताह तक के गर्भपात करने की अनुमति दी है। यह अधिनियम सतत विकास लक्ष्यों 3 और 5 को पूरा करने में मदद करेगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो 2, 4 आपका ऑप्शन सही होगा इसमें। तो बी नंबर सही हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं, गर्भावस्था को 20 सप्ताह तक समाप्त किया जा सकता है। कितने सप्ताह तक? 20 सप्ताह तक। ये गलत दिया है, क्योंकि 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का राय लेना आवश्यक है। कितने सप्ताह तक? 14 सप्ताह का। और सर्वोच्च न्यायालय ने 14 सप्ताह तक के लिए अनुमति भी दी है। संगम काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? किसका पूछ रहा है? संगम काल। तो देखते हैं। तो तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना संग्रह है। सही है ऑप्शन ये। इस काल में महिलाओं का अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति थी। ये भी ऑप्शन आपका सही है। महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति थी संगम टाइम पर। तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, यानी पार्ट 1 कराएंगे आज हम। टेस्ट तीसरा का पार्ट 1 है ये आपका। सेकंड पार्ट आपको हम कल कराएंगे इसका। कहाँ से लेकर? 81 से लेकर आपके 150 क्वेश्चन तक आपको पार्ट का सेकंड कल कराएंगे। ये आपके सब्जेक्ट का है, दृष्टि प्लस करंट अफेयर मिक्स है इसमें, और दृष्टि कोचिंग का ये। 80 नंबर देखते हम लोग, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य एशिया से आए शकों को मलेच्छ कहा जाता था। दूसरा क्या है? संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए वणिक शब्द का उपयोग किया था। इसमें आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। कौन सा ऑप्शन? दोनों ऑप्शन इसमें आपके सही हैं। तो हमने आज 1 से लेकर 80 क्वेश्चन समाप्त किए, और कल आपको हम 81 से लेकर आपको 150 क्वेश्चन कराएंगे 150 तक।
तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी भी लगी है और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि और लोगों तक क्लास आसानी से पहुंच सकें। तो क्लास को आज हम यही समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद।